जब तुमको मानसून बच्चों को पढ़वाना था, तुमको ऋतुएं पढ़वानी थी, अल्नीनो लानीनो पढ़वाना था, तो विश्व भूगोल उसमें कहीं डाल देते। कहने को विश्व भूगोल नहीं है, केवल भारत का भूगोल है। तो हम जैसे शिक्षक क्या करेंगे, फिर यहां पे फिल्म काटेंगे कि जब विश्व भूगोल है ही नहीं, खगोल विज्ञान है ही नहीं, तो मैं क्यों तुमको ऋतुओं में पृथ्वी का चक्कर समझाऊं, क्यों तुमको पृथ्वी का घूर्णन समझाऊं। आयोग को लगता है कि बच्चे को मालूम है कि पृथ्वी घूम रही है तो दिन रात होते हैं, और सूर्य का चक्कर लगा रही है तो ऋतुएं बदलती हैं, वो मान के चलता है। वो कहता है तुम बस ऋतु पढ़ के आओ, सीधा विश्व भूगोल पढ़ के मत आना। लेकिन फिलहाल तो मैंने यहाँ पे जो भाषाएं लिखी हुई, इन भाषाओं को विशेष रूप से देखो आप कि जलवायु क्या है, मौसम का दीर्घकालिक अवस्था। मौसम क्या है, वायुमंडल की अल्पकालिक दशा। तो ऋतु क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण और उसके अच्छे झुकाव के कारण जो मौसम में बदलाव होता है उसको ऋतु कहते हैं। और साल में 6 ऋतुएं होती हैं परंपरागत रूप से। वर्तमान में तो बदलती चली जा रही है, मध्य प्रदेश में 3 ही बची हैं, यूनाला, सियाला और चौमासा। बोलो सर, इतनी बात तो हमें बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है। अभी आपने सिर्फ परिभाषाएं लिखाई हैं कि अगर हमसे कोई पूछ देगा तो हमारे पास शब्द हैं जलवायु को लेके, मौसम को लेके और ऋतु को लेके। अब इनको मैं समझाता हूं, वो समझिए आप। ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा हूं आज की क्लास में। अगर हमको जलवायु और मौसम अच्छे समझना है तो हमको एक शब्द समझना होगा कि ये पर्यावरण क्या होता है, तभी हमको जलवायु और मौसम अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने कहा पर्यावरण बहुत आसान है। आप ये देखो कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरण। यहां परि का क्या मतलब हुआ, परि का मतलब है चारों ओर, सराउंडिंग। और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। अगर मैं तुमसे कहूं उदाहरण के लिए कि तुम लोग अपने आप को देखो, तुम लोग अपने आप को देखो जरा ध्यान से। सभी लोग किसी न किसी से घिरे हुए हो। जैसे तुम्हारे शरीर पर कपड़े हैं, जब पैदा हुए तब नहीं थे, कपड़े का आवरण है तुम्हारे ऊपर। सर के ऊपर छत है, तो छत भी तो तुम्हें घेर के रखे हुए है। कमरे की दीवारें हैं, कहने का अर्थ मेरा यह है कि तुम जहां बैठे हो ना, जिस पर अभी, वो या तो बेड होगा या जमीन होगी या टेबल होगी, कुर्सी होगी। तो जहां तुम
अपनी तशरीफ टिका के बैठे हो तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारा निचला हिस्सा टेबल से घिरा हुआ है। तुम्हारे सर के ऊपर छत है, इधर देखो दीवार है, इधर देखो दीवार है। सर हम तो गार्डन में बैठ के सुन रहे हैं आपकी वीडियो। तो जहां बैठे हो जमीन उससे तुम्हारी तशरीफ ढकी हुई है, ऊपर आसमान है, इधर पेड़ है, उधर पेड़ है। सर जहां हम बैठे हैं ना वहां पेड़ है ना कुछ है, तो तुम हवा से घिरे हुए हो। तो इससे समझ में आया कि हम किसी ना किसी से घिरे हुए हैं, बस कुछ हमें दिखती हैं, कुछ हमें नहीं दिखती। हमें क्या दिख रहा है? हमारा शरीर शर्ट से घिरा हुआ है, पर्यावरण है। जब हम पैदा हुए थे, खासकर लड़कों की बात कर रहा हूं, तो हमारी मूछें और दाढ़ी नहीं थी। अब हम बड़े हुए तो मूछें आई, दाढ़ी आई, तो मैं कह सकता हूं इन मूछों और दाढ़ियों ने मेरे चेहरे को ढक दिया, तो ये मेरे पर्यावरण का हिस्सा हो गई। मेरे हाथ में अब बाल आ गए तो मैं कह सकता हूं ये जो बाल बचपन में नहीं थे अब आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पर्यावरण का हिस्सा है। हाथ में मोबाइल आया, पर्यावरण है। लैपटॉप आया, पर्यावरण है। कोई दोस्त आया, पर्यावरण है। तुम किसी ना किसी से घिरे हुए हो और उसके दो विभाग होते हैं। या तो तुम उसको देख पाते हो, अगर देख पा रहे हो, स्पर्श कर पा रहे हो, तो उसको तुम कहोगे भौतिक पर्यावरण। और अगर देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ महसूस कर पा रहे हो, तो उसको कहेंगे अभौतिक पर्यावरण। अभौतिक पर्यावरण में मैं प्रमुख रूप से रखता हूं विचारों को। कभी कभी हम कुछ नहीं होते हैं तो विचारों में खोए हुए होते हैं, हमारे दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो हम विचारों से घिरे हुए हैं। अरे आप घिरे तो हो, तो जिससे भी आप घिरे हो वो सब पर्यावरण का हिस्सा हो जाएगा। तो जो अभौतिक पर्यावरण है उसमें विचार आते हैं, उसमें सभ्यताएं आती हैं, ये सब अभौतिक पर्यावरण का हिस्सा है। उसमें संस्कृति आती है। अब अगर कोई बच्चा अपने से बड़े के पैर नहीं छू रहा है तो क्या सुनते हुए देखते हुए आप? सुनते हैं कि यार ये बच्चा सभ्य नहीं है, संस्कार नहीं है इस लड़के में। तो फिर दूसरा शब्द आता है कि माहौल बिगड़ गया पूरा, चारों तरफ गंध मची हुई है। माहौल बिगड़ना, माहौल क्या होता है? माहौल वो है जो तुमको घेरे हुए है। तो गांव की भाषा में पर्यावरण को माहौल कहते हैं कि यार वहां मत जाओ, वहां का माहौल अच्छा नहीं है। यानी जो चीज तुम देखोगे या जब तुम वहां जाओगे, तुम जिससे घिरोगे, या तो वो भौतिक, दारू की बोतलें डली हुई होंगी तो भौतिक है, गाली गलौज चल रही होगी तो अभौतिक है। तो जब भी कोई बोले कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है, यार दिल्ली अपना बच्चा नहीं भेजेंगे, वहां का माहौल अच्छा नहीं है। माहौल का मतलब पर्यावरण अच्छा नहीं है, धुआं है, प्रदूषण है, ये भौतिक हो गया। गंदे विचार हैं, ये अभौतिक हो गया। तो तुम्हें अपना माहौल अच्छा रखना है सिलेक्शन के लिए, मतलब अपना पर्यावरण अच्छा रखना है। यानी जिस रूम में तुम हो उसमें ऐसे दोस्त को रखो जिसके विचार पॉजिटिव हों कि नहीं यार कुछ भी हो जाए एसडीएम तो बनना है। क्योंकि आप वही बनते हो जिससे आप घिरे हुए हो। अगर तुम नेगेटिव विचारों से घिरे हुए हो तो नेगेटिव बनोगे, पॉजिटिव विचारों से घिरे हुए हो तो पॉजिटिव बनोगे। संगत का असर होता है। और संगत क्या है? तुम रहते किसके साथ हो, तुम्हारे आसपास कौन है, यानी तुम्हारा पर्यावरण कैसा है। कभी तुम मंदिर में जाना तो मंदिर में तुम्हें गंदे ख्याल नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा पर्यावरण होता है विचार वैसे ही आते हैं। और कभी कोई तुम ऐसी फिल्म देखना जिसमें प्रेमिका और प्रेमी प्यार कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में गंदे ख्याल आ जाएंगे, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमारे दिमाग में विचार का जन्म दे रहा है। और विचार का जन्म होने का मतलब है हमारा दिमाग उस विचार के बारे में सोच रहा है, यानी कि हमारा दिमाग उन विचारों से घिर गया है। और जैसा तुम्हारा विचार होगा वैसा तुम्हारा माहौल होगा, जैसा तुम्हारा माहौल होगा वैसा तुम्हारा पर्यावरण होगा। क्या मैं ये समझा पाया हूं आपको? पर्यावरण को केवल धुआं, पेड़ पौधे इनसे नहीं लेना है। पर्यावरण बहुत बड़ी चीज है। तो जब मैं बोलता हूं कि पर्यावरण का संरक्षण करो,
तो केवल ग्लेशियर को नहीं बचाना है। तुम्हारे अंदर जो विचार आया है ग्लेशियर को बचाने का, वो विचार आया कहां से है? ऐसे विचार उत्पन्न करने वाले लोगों का भी संरक्षण करो। पर्यावरण का संरक्षण करने से पहले ऐसी विचारधारा का संरक्षण करना चाहिए जिसने यह विचार दिया है कि पर्यावरण का संरक्षण करो। बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अब चूंकि हम भूगोल में जलवायु पढ़ रहे हैं, अगर हम समाजशास्त्र पढ़ रहे होते तो शुक्ला जी आपको बताते कि आप अभौतिक पर्यावरण से हैं। तो चूंकि मेरी समाजशास्त्र की क्लास है नहीं है, मेरी क्लास तो भौतिक पर्यावरण की है, और भौतिक पर्यावरण में भी मुझे जलवायु पढ़ना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब भौतिक पर्यावरण में जो ठोस होता है वो भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है, जो द्रव्य होता है वो भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है, और जो गैस होती है वो भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है। ठोस का मतलब अरावली। क्या हमने अरावली पढ़ा है अभी? हाँ, तो अरावली भौतिक पर्यावरण हो गया। मालवा का पठार भौतिक पर्यावरण हो गया। द्रव्य का मतलब, अगर हम झीलें पढ़ते, मैं कहूं कि मध्य प्रदेश में भोपाल की भोजताल वो घिरी है ना किसी किसी से, या वो किसी को घेर रही होगी, तो तुम बोलोगे भौतिक में वो द्रव्य पर्यावरण है। नदी, तालाब, नहरें, समुद्र। पर ठोस वाला तो हम पढ़ चुके हैं, पर्वत पठार। नदियां अभी हमने स्टार्ट नहीं की हैं। तो हमारा जो खेल है वो किसका है? गैस का। क्योंकि तुम कह रहे हो कि हमें पढ़ना है जल, वायु। ऐसा जल जो वायु में हो उसे हम जलवायु कहेंगे, और जल को वायु में जाने के लिए वाष्प बनना पड़ता है, और जल वाष्प तब बनेगा जब उसे गर्म किया जाए। तो जब जल वाष्प बनता है तब वो जाके हवा में बैठता है, और ऐसी जलवाष्प जो हवा में बैठकर तुमको प्रभावित कर दे, उसका जो अध्ययन है वो कहलाता है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो उसमें जो केंद्र बिंदु में होगा वो, उसमें एक होगी हवा और दूसरी होगी वाष्प। जो वाष्प है ये जल से बनेगी। अब इस जल से वाष्प बनाने के लिए हमें तापमान चाहिए, तो इसमें तापमान का भी जिक्र होगा। बिना तापमान के तुम क्या वाष्प बना लोगे? नहीं। जहां पर है वहां कई प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, क्योंकि कई स्थलाकृतियां तापमान को बनाने में मदद भी करेंगी, तोड़ेंगी भी। तो इतना समझ में आया कि जलवायु की क्लास पढ़ने के लिए एक तो तापमान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और दूसरा स्थलाकृतियां का। सर स्थलाकृतियों का मतलब? अरे गधो, अभी मैंने बताया है, पहाड़ियां स्थलाकृतियां हैं, पठार स्थलाकृतियां हैं। तो निष्कर्ष में क्या निकला कि जलवायु विज्ञान का मतलब है एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम ये अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि जो हवा है यानी वायु है उसमें जल किस प्रकार से हमको प्रभावित कर रहा है। तो जल को वाष्प के रूप में जब बदलेंगे तो वो वाष्प जब हवा में बैठेगी और फिर वो जो तांडव मचाएगी, जो वो कांड करेगी, और उससे जो हम प्रभावित होंगे, जो जो हमें देखने को मिलेगा, वो सब इस जलवायु विज्ञान का हिस्सा हो जाएगा। तो मैं अंत में ये बोल सकता हूं कि जलवायु भौतिक पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जल जब वाष्प बनता है तो यह वाष्प हल्की होती है, और हल्की वाष्प ऊपर जाती है। तो मान लो कि यहां पर जल भरा हुआ है, और मैंने कहा था कि यदि इस जल को गर्म कर दिया जाए तो यह किसका रूप ले लेगी? वाष्प का। और नीचे की पूरी वाष्प ऊपर जाकर इकट्ठी होगी, और जब इकट्ठा लोग हो जाते हैं तो बोलते हैं मंडली बना ली इन लोगों ने, कि देखो इन चार
बदमाशों ने मंडली बना ली। देखो ये पढ़ाई लिखाई करने नहीं आए, मंडली बनाने आए हैं, चाय पीने आ गए। तो नीचे का जो पानी गर्म हुआ है, वो पानी जब गर्म होकर अपना रूप बदलता है तो वो जलवाष्प बनेगा। और जलवाष्प की बूंदें पानी की बूंदों से हल्की होती हैं, और इतनी हल्की होती हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसको खींच के नहीं रख पाती। और अगर पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को हटा दिया जाए तो सभी चीजें अपने आप अंतरिक्ष में चली जाएंगी। तो गुरुत्वाकर्षण जो हम सबको जमीन पर बांध के रखे हुए है, उसका बस ऐसे जलवाष्प की बूंदों पर नहीं चलता जिनका कण बहुत छोटा होता है। तो जब पानी भाप बनता है तो इतनी छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें होती हैं कि तुम एक चम्मच में 10 लाख बूंदें भर लो, तो उसका जो मास होता है, जो वजन होता है, वो इतना कम होता है कि गुरुत्वाकर्षण उस पर हावी नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि आजाद जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा लगता है कि कंट्रोल ही नहीं है, स्वतंत्र हो जाती हैं जलवाष्प की बूंदें, गुरुत्वाकर्षण के नियंत्रण में ही नहीं रहती हैं। और अगर गुरुत्वाकर्षण के नियंत्रण में नहीं होंगी तो वो स्वतः ही अंतरिक्ष की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेकिन नियम है कि जब हम पृथ्वी की जमीन से अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। अब हमने तो यह सिखाया है कि पानी को अगर गर्म करो तो भाप बन जाती है, तो उल्टा करो बेटा, भाप को ठंडा करो तो वो पानी बन जाएगा। तो जब वो पानी की बूंदें गर्म होकर ऊपर जाती हैं, भाप हल्की है, तो वो हल्की अगर ऊपर जाकर पानी की बूंद ना बनती तो शायद अंतरिक्ष में चली जाती। लेकिन ऊपर जाने पे तो ठंडक हो रही है, ऊपर गई वो फिर पानी की बूंद बन गई और वहीं जाकर इकट्ठी हो गई। तो नीचे से जितनी जलवाष्प है वो ऊपर जाके इकट्ठी हो रही है, वो गप्पे मार रही हैं, एक मंडली बना ली है। तो उसी मंडली को मैंने ला हटा के मंडल कर दिया। तो इस मंडली को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मंडल। मंडल का मतलब वो स्थान जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, इकट्ठा कौन हो रहा है? जल। किस रूप में? बाष्प के रूप में। बाष्प क्या है? द्रव है या गैस है? गैस है। गैस को क्या बोलते हो? वायु। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जहां जमीन से निकले पदार्थ वायु के रूप में ऊपर इकट्ठे हो रहे होते हैं उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अब अगर मैं आपसे यह कल्पना करने के लिए बोलूं कि वायुमंडल का निर्माण बताओ कैसे होगा, तो तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही कि जो भी हमारी पृथ्वी की धरातल पर था और वो जो गुरुत्वाकर्षण के नियंत्रण में नहीं रहा, वो सब के सब पृथ्वी की धरातल को छोड़ के ऊपर जाके इकट्ठा होके एक मंडली बना लेंगे। तो सर जलवाष्प का तो समझ में आया कि पानी की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन सर मैंने तो यह भी सुना है कि वायुमंडल में धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि पृथ्वी की सतह से अगर कुछ भी पदार्थ, चाहे ठोस हो या द्रव हो, उसको छोड़ के अगर वो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। और गुरुत्वाकर्षण तभी फेल होता है जब किसी कण का आकार बहुत छोटा हो जाए। तो हमारी पृथ्वी पर दिन रात जो घर्षण के कार्य हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, व्यक्ति चल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, नदियां बह रही हैं, इन कार्यों की वजह से जो सतह है पृथ्वी की वो धीरे धीरे घिस रही है। आप ये ध्यान रखना कि समय के साथ सबका बुढ़ापा आता है। पृथ्वी भी अब जवानी से बुढ़ापे की ओर जाना शुरू कर रही है। तो जैसे इंसान में बुढ़ापा आता है तो उसके दांत गिरते हैं, उसके बाल गिरते हैं, ऐसे ही पृथ्वी में जितनी भी स्थलाकृतियां हैं अब उनका बुढ़ापा आ रहा है, तो उनके भी दांत और बाल गिर रहे हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ। ये भूस्खलन आने का मतलब समझ रहे हो क्या है? देखिए, बुढ़ापा और जवानी ऊर्जा का खेल है।
जवान होने का मतलब है ऊर्जा ज्यादा है, बुढ़ापा होने का मतलब है ऊर्जा कम है। ऐसे ही अगर कोई स्थलाकृति जिसके अंदर ऊर्जा है, चाहे कितना भी भूकंप आ जाए उसका पत्थर नीचे नहीं आएगा, ऐसी ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा कहा जाता है। जब कोई नई बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है ना, तो उसके सीमेंट कभी नीचे नहीं गिरेगा, झरेगा नहीं सीमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें जो सीमेंट लगाया गया है, उस सीमेंट में जो ताकत डाली गई है उसने स्थैतिक ऊर्जा का रूप ले लिया। जब तक स्थैतिक ऊर्जा उसके अंदर रहेगी वो दीवार से चिपका रहेगा। पर ऊर्जा का नियम है, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो जो ऊर्जा तुमने स्थैतिक के रूप में, सीमेंट के रूप में लगाई है दीवार में, वो एक समय के बाद एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। तो एक समय तो आएगा कि उस सीमेंट की स्थैतिक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही होगी। हाँ सर, ये बात सही है। तो सीमेंट की स्थैतिक ऊर्जा कम हुई, तो जैसी स्थैतिक ऊर्जा कम हुई तो उसके अंदर जान कम हुई, जान कम हुई तो दीवार के साथ पकड़ कम हुई, और पकड़ कम हुई तो वो टपक गया नीचे। ऐसे ही पहाड़ियों में हो रहा है। जितने भी राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तुम्हें भूस्खलन दिख रहा है, कभी सोचा है कि भूस्खलन क्यों हो रहा है? इसके दो पहलू हैं। भूस्खलन होने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा पर्वत है और उस पर्वत की जो ऊपर की मलबा है या ऊपर की चट्टानें हैं वो नीचे की ओर आना। अब इसमें दो पहलू हैं, ध्यान रखना। ये एक्स नाम की चट्टान है जो वाई नामक स्थान पे आना है। तो भाई साहब, तुम अगर कहीं जाते हो तो इसके दो पक्ष होते हैं। एक तो तुम्हारी जाने की इच्छा है और दूसरा है बुलाया है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन बुलाया है। हर चीज के दो पहलू है। अगर मैं तुमको 8 अगस्त को जो बर्थडे है मेरा, मैं अनाउंस कर रहा हूं तुमको ये सब चीजें कि 8 अगस्त को बर्थडे है ना, और मैं तुमको बर्थडे पे बुलाऊं कि आओ दारू पार्टी करेंगे, तो इसमें दो पहलू है। पहला, मैंने बुलाया है। दूसरा, तुम्हारी आने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो जब कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तुम पदार्थ हो, तो इसमें दो पहलू काम करते हैं। सामने वाला बुला रहा है और तुम्हारी जाने की इच्छा भी है। तुम लोग करते भी हो किसी की शादी में, मैं नहीं जाऊंगा, उसने बुलाया नहीं मुझे, इच्छा बहुत थी। ठीक इसी प्रकार इस पत्थर को लिखो। अगर ये पत्थर एक्स स्थान से वाई स्थान पे जा रहा है तो इसके भी साथ वही कारण हो रहा होगा। एक तो इसकी इच्छा होगी नीचे जाने की, दूसरा नीचे वाले ने बुलाया होगा। जहां पे ये पत्थर है ये ढाल पर खड़ा हुआ है और बुलाने का काम गुरुत्वाकर्षण करता है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा हरामी दोस्त है जो किसी को स्थिर नहीं देखना चाहता। ये साला सबको नीचे बुलाता है, आओ नीचे पैक टकराएंगे अपन। जबकि ये बुलंदियों पे पहुंच चुका था, ऊपर ये पत्थर ऊपर बुलंदियों पे अय्यासी कर रहा था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो विकास नहीं कर पाया वो सबको नीचे खींच रहा है केकड़े की तरह। तो गुरुत्वाकर्षण ने इशारा किया, आ जाओ, यहां पे चकना भी है। अब ऊपर वाला पता नहीं क्या सोचा, या उसके अंदर वो ऊर्जा नहीं रही यहां रुकने की, जिसे हम स्थैतिक ऊर्जा कह रहे थे। तो इसके अंदर भी इच्छा खत्म हो गई कि मेरे को अब यहां रहना ही नहीं है। और जैसे ही ये चट्टान जो कि ऊपर पहाड़ियों पर है, ढलान पर है, इसके अंदर स्थैतिक ऊर्जा जो निर्माण के समय रही होगी, समय के साथ खत्म हो रही है। तो इसका मतलब अब इसकी यहां जीने की इच्छा नहीं है और गुरुत्वाकर्षण तो इसको बुला ही रहा है। तो ये धड़क कर नीचे आता है। इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। बिल्कुल यमराज और इंसान की मौत का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि यमराज गुरुत्वाकर्षण है, हमारी आत्मा वो चट्टान है। एक समय के बाद यमराज यानी गुरुत्वाकर्षण हम यानी हमारी आत्मा को, जो चट्टान है, उसको खींचेगी अपनी तरफ। ये प्रकृति का नियम है। तो जो भूस्खलन हो रहे हैं वो प्रकृति का एक साधारण सा नियम है कि उस चट्टान की जीवन पूरा हो चुका है, जिसे गुरुत्वाकर्षण रूपी यमराज ने नीचे खींच लिया है। बस दुख की बात यह है कि उस चट्टान के नीचे लुढ़कते समय तुम और तुम्हारे बाबू नीचे आ गए।
आप जब इस स्तर पर सोचेंगे कि पूरी ज्योग्राफी में जो मेन भूमिका निभा रहा है वो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण ही तुम्हारी इस वर्षा का कारण है, सृष्टि की रचना का आधार है गुरुत्वाकर्षण। और हम गुरुत्वाकर्षण को बिल्कुल वैसे भूल जाते हैं जैसे सिलेक्शन के बाद तुम एसडीएम बन जाओ और मास्टर को भूल जाओ। भूगोल वाले गुरुत्वाकर्षण को वैसे ही भूल गए हैं। थोड़ी बहुत साइंस ने इज्जत दी है गुरुत्वाकर्षण को, नहीं तो कौन याद कर रहा है गुरुत्वाकर्षण। पर अब तुम्हें गुरुत्वाकर्षण का महत्व समझ में आ रहा होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा ना हो तो फसल और वनस्पतियां नहीं होंगी, और फसल वनस्पतियां ना हो तो तुम क्या खाओगे। अब इसमें कुछ होशियार बोलेंगे सर हम तो मछली खा लेंगे। तो जो मछलियां हैं वो किस में आती हैं, समुद्र में, नदी में, झील में। उसमें क्या है, पानी। उसमें क्या है, पानी। पानी कहां से आया, वर्षा से। और वर्षा क्यों हुई, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति रूठ है, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल क्लास में, जो जलवायु की क्लास है, फूफा की भूमिका निभाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण रूठा, जलवायु का चक्र टूटा। तो दो बल ध्यान रखना है। एक बल मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, और दूसरा बल है जो इसके अपोजिट काम करता है, वो है उत्प्लावकता बल। उत्प्लावकता बल को बोलते हैं बायंसी फोर्स। तुम ऐसे समझो कि गुरुत्वाकर्षण है यूएसए और उत्प्लावकता बल है रूस, रशिया। क्या इनमें कभी आपस में बन सकती है, कभी नहीं। तो जो काम गुरुत्वाकर्षण कर रहा है वर्षा को नीचे लाने का, उसका उल्टा काम करता है उत्प्लावकता बल। तो यदि कोई पानी की बूंद रेडी होने के बाद भी नीचे आने को तैयार नहीं है, वो बोल रही मैं नहीं नीचे आऊंगी, मैं नहीं बरसूंगी, जो करना है कर लो, और गुरुत्वाकर्षण बुला रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि आ जाओ दीदी, किसान परेशान है, और पानी की बूंद मंठाने ले रही, मैं नहीं आनी, जो करना है कर लो। क्यों, क्योंकि उस पानी के बूंद के कान इस उत्प्लावकता बल ने भर दिए। ये कान भरने वाला व्यक्ति है। ये उत्प्लावकता बल एक ऐसा बल है जो कलेशी है, ये चुगली कर देता है, ये कान भर देगा कि दीदी अगर तुम टपक के नीचे गई तो ये तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम नालियों में बहती हुई दिखोगी, जो कि सही बात है। तुम्हारे लिए जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं करेंगे दीदी ये लोग, तुम बेसमेंटों में पानी के रूप में भरती घूमोगी, तुम्हारे ऊपर हत्या के आरोप आएंगे। ये चुगली कर देगी उस पानी की बूंद से, और गुरुत्वाकर्षण बुलाएगा कि आ जाओ आ जाओ, भगवान कसम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नहीं। तो तुम पानी की बूंद को सोचो कि अगर उसे बड़ी मुश्किल से तो नीचे से ऊपर गई है वो, अब ऊपर से अगर नीचे आना है तो उसे कोई बुलाएगा तभी तो आएगी। हम पढ़ते हैं शंकर भगवान का कॉन्सेप्ट की उनकी चोटी में गंगा थी, फिर उस गंगा को भागीरथ ने बुलाया तब वो नीचे आई, पर इसको अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यहां शंकर भगवान सैद्धांतिक रूप से नहीं, हाइपोथेटिकल रूप से सोचिए कि वो एक बादल है, भागीरथी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, गंगा पानी की बूंद है। अब जरा देखिए क्या हम इस पूरे दर्शन में ज्योग्राफी ढूंढ पा रहे हैं? हाँ है। पर कुछ अज्ञानियों ने भगवान की चोटी से गंगा निकाल दी और उसका मजाक बना दिया। एक्चुअली भगवान शंकर बादल का रूप है, भागीरथ गुरुत्वाकर्षण है, और निकलने वाली गंगा वो पानी की बूंद है जो बादल से नीचे आएगी। तो अगर भागीरथ नहीं बुलाते तो गंगा नीचे नहीं आती। भागीरथ की ही क्षमता थी जो उस गंगा को रोक पाए, यानी बिना गुरुत्वाकर्षण के गंगा यानी पानी की बूंद नीचे नहीं आएगी। अबे तुम लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं?
मैं फिर से 2 बल बोलूंगा, लास्ट बार बोल रहा हूं, आगे इन बलों का नाम नहीं लूंगा ना समझाऊंगा। गुरुत्वाकर्षण बोलूं समझ जाना नीचे खींचेगा, उत्प्लावकता बल बोलूं समझ जाना हवा में लटकाएगा। जो लटकाने का काम करे, कान भरने का काम करे, वो उत्प्लावकता बल है। जो नीचे लाने का काम करे वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जल वाष्प की बूंदें वायुमंडल में हवा में लटकी हुई हैं, तो बोल दोगे यहां उत्प्लावकता बल ज्यादा मजबूत है, गुरुत्वाकर्षण बल कम मजबूत है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जलवाष्प पानी की बूंद लेकर नीचे आ रही है, तो आप बोलोगे अब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हावी है, उत्प्लावकता बल कम हावी है। तो वर्षा क्या है? एक चक्रीय प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प बनता है, बाद में वाष्प जल बनकर गुरुत्वीय प्रभाव के कारण नीचे आता है। इसे ही वर्षण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस वायुमंडल में क्या है तुम मुझे बताओ? इस वायुमंडल में जलवाष्प होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। इस वायुमंडल में गैस होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। क्या इस वायुमंडल में धूल कण होंगे? हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो वायुमंडल में जलवाष्प है, वायुमंडल में गैस है, वायुमंडल में धूल कण है। तो ऐसा मंडल जहां जलवाष्प के कण, गैस के कण, धूल के कण बैठ के गप्पे मारते हैं, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। अब इस वायुमंडल में जो तीनों लोग हैं या 3 कैटेगरी जो हैं, इसमें से कुछ लोग हैं जो अच्छी बातें करेंगे, समाज सुधारक बातें करेंगे, दूसरों के हित की बातें करेंगे। कुछ लोग हैं जो गुंडी गुंडी बातें करेंगे, जो किसी के काम की नहीं है, जिससे कि नुकसान होगा। तो इसी प्रकार से वायुमंडल में जो ये जलवाष्प है, ये कभी कभी तो अच्छी बातें करता है, क्योंकि बिना जलवाष्प के वर्षा नहीं होगी, और वर्षा हुई तो किसानों के हित में है। और कभी कभी ये गुंडी गुंडी बातें करता है, यही ग्रीन हाउस का कार्ड भी बन जाता है। तो जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो जलवाष्प एक ऐसा व्यक्ति है जो कमरे में अकेले रहता है, तब उसको सनी लियोनी याद आती है, और जब वो कमरे के बाहर समाज में रहता है तब उसे आसाराम बापू याद आते हैं। यानी समाज में वो अच्छे हैं, अकेले में वो हवसी हैं। यही है जलवाष्प की कहानी। जलवाष्प एक ऐसा अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज नहीं थे हमारे पास, तो अंग्रेजों को लेकर तुम क्या बोलोगे कि अंग्रेजों ने देश का विनाश किया कि विकास किया? बड़ी कंफ्यूजिंग थ्योरी है कि लूटा भी है और विकास भी किया। ये तो वही बात हुई कि तुम्हें कम सुनाई दे रहा था और मैं तुमको एक थप्पड़ मार दूं और तुम्हारा कान खुल जाए, तो दुनिया वालों को यह लगेगा कि देखो इसने एक बहरे को थप्पड़ मारा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं भगवान हो गया ना, मेरे थप्पड़ से तुम्हारा कान खुल गया। यही थे ब्रिटिश जो शासन था अंग्रेजों का। जो बहरा है वो भारत है, जिसने थप्पड़ मारा है वो ब्रिटिश सरकार थी। दुनिया वालों की नजर में क्या है कि भारत को लूट के ले गए, लेकिन ये भारत को मालूम है कि थप्पड़ मारा लेकिन साला कान तो खुल गया। जाति प्रथा खत्म कर गए, सती प्रथा खत्म कर गए, रेल बिछा के चले गए, आधुनिकता के गुड़ डाल गए, लेकिन जब थप्पड़ मारा तो निशान भी आ गए लाल, पूरा गाल लाल हो गया। वो जो निशान है वो उनकी सभ्यता और संस्कृति का निशान है। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति भी हमारे ऊपर छोड़ गए। जैसे कि गाल पे निशान छूट गया उंगलियों का, ऐसे ही वो अपना पहनावा, अपना खान पीन, अपना कल्चर भी हमारे ऊपर थोप गए। लुंगी बनियान पहनने वाले लोग, तिलकधारी टोपी लगाने वाले लोग चड्डी बनियान में घूम रहे हैं। कुछ तो चड्डी बनियान भी नहीं पहन रहे हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं को समझने का प्रयास करो। जलवाष्प सुनते ही दिल में खुशी नहीं होना चाहिए कि जलवाष्प का मतलब वर्षा है। जलवाष्प ग्रीन हाउस भी लाता है। हाईली इंपैक्टेड वाटर वेपर, अगर मैं हाईली इंपैक्टेड जो गैस है वो वाटर वेपर है, वो बात अलग है कि वो कम समय के लिए रहता है, लेकिन जब जब रहता है उमस कर देता है। तुमने देखा है ना, जब बादल आते हैं वर्षा से पहले कैसी भयंकर उमस होती है, बस वही उमस जो तुम्हें गर्मी फील करा रही है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का रूप दे सकते हैं। पर यह अस्थायी होता है। पूरे वायुमंडल में, पूरी पृथ्वी पर यह समान रूप से नहीं पाया जाता। विषुवत रेखा पर जलवाष्प ज्यादा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है, ध्रुवों पर जलवाष्प कम है क्योंकि गर्मी है ही नहीं। जलवाष्प बनने के लिए पानी का गर्म होना जरूरी है।
लेकिन जहां जहां जलवाष्प है वहां वहां गर्मी का माहौल तो रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग कंबल इफेक्ट डाल देगा, कंबल इफेक्ट बोलते हैं जिसको हम। लेकिन जो गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। मीथेन सबसे इंटेंशनली, मीथेन अगर एक बार रिलीज हो जाए वायुमंडल में सबसे लंबे समय तक रहती है और इंपैक्ट डालती रहती है। मीथेन का मतलब है टेस्ट खिलाड़ी, कि अगर एक बार पैर जम गए ना आउट नहीं होगी। एक बार वायुमंडल में रिलीज कर दो मीथेन, वो कम मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी लेकिन लंबे समय तक बढ़ाएगी, यानी टुकुर टुकुर करके खेलेगी लेकिन बहुत लंबे समय तक खेलेगी। CO2 का मतलब होता है वनडे का मैच, ना टुकुर टुकुर करके ना तूफानी बल्लेबाजी। और जलवाष्प का मतलब है 20-20 मैच, पट से आएगा पट से जाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं। मतलब सीधे टुकुर टुकुर नहीं, पहली बॉल 6 और अगली बॉल आउट, यानी तुरंत आएगा तुरंत जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 3 गैसें जिम्मेदार हैं। मीथेन टेस्ट क्रिकेट, लंबी दूरी तक चलेगा। CO2 वनडे क्रिकेट, ना टुकुर टुकुर ना हाई फाई बैटिंग। जलवाष्प T20 चटपट खत्म। तो जब मैं वायुमंडल बोलूं तो मेरे हिसाब से अब तो मैं चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो इसको कल शुरू करते हैं। कल का मतलब संडे है, मंडे को शुरू करेंगे, सोमवार को शंकर भगवान को जल डालने के बाद। ऐसे बोलो सर हाँ कुछ कुछ समझ में आया मुझे। बोलो ना, क्या पैसे लग रहे बोलने के? चलो कल मिलते हैं। कल मतलब मंडे को है ना, कल संडे है, कल ठाकुर का दिन है मस्त। और अगर मैं कहीं तुमको ठेके पे टकरा जाऊं तो वहां पैर नहीं छूने लगना। और अगर मैं तुमको कहीं नाली में डला हुआ मिल जाऊं संडे को तो इतना धर्म निभाना कि हमारा मास्टर है घर तक पहुंचाओ, नहीं मंडे को ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा। मिलते हैं फिर मंडे को।